नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 10th का एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर बहुत धमाकेदार पढ़ाया है, कम से कम 25 दिन ये चैप्टर चला था और आप सबके रिक्वेस्ट में मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, इस समय पेपर चल रहा है और आपके प्री बोर्ड तो खत्म हो चुके हैं, अब आ गया है बोर्ड की तैयारी। तो दिल थाम के बैठिए, आलोक सर आपके साथ हैं और मैं आपको बता दूं, मैं जो 10 क्वेश्चन बता रहा हूं ना भाई, ये 10 क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेना, पूरा चैप्टर यूं 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 दिमाग में सेट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले लगातार हमारे हर बार की तरीके सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 यानी 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के और 80 मार्क्स आपके थ्योरी के, मैं हर बार की तरीके आपको दिला ले जाता हूं। और इस बार ये जो चैप्टर है ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देर के हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक्चुअल में पहले हम ये समझ लें मेरे भाई, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, नेशनलिज्म शब्द जो है, इसकी रूपरेखा को आप समझिए। एक्चुअल में नेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो इससे पहले कि हम चैप्टर की रूपरेखा समझे, इसमें हम समझते हैं कि नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई। तो देखिए, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, स्टेट दैट एस्टैब्लिश इटसेल्फ, एक ऐसा राज्य। राज्य का मतलब यहां वो राज्य की बात नहीं हो रही, यहां पे राज्य का मतलब देश के बारे में बात हो रही है। तो एक स्टेट दैट एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज ए सेपरेट पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल एंटिटी, यानी उसका एक ऐसा, जैसे आप भारत का नक्शा दिमाग में सोचो फटाक से, तो आप देखिए भारत की एक बाउंड्री है और यहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक तरीके से राजनीति करते हैं। तो भारत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल एंटिटी देखने को मिलती है, ऑफ्टन विद अ कॉमन लैंग्वेज। अब कॉमन लैंग्वेज का मतलब यहां पे क्या है, भारत में देखिए उत्तर भारत से दक्षिण भारत और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, यानी नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट। अब देखिए एक छोटा सा टर्म अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कि भारत जो है ना ऐतिहासिक रूप से बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब हम समय के बारे में बात करते हैं ना, जैसे भगवान राम का आप देखिए जन्म कहां पे हुआ, अयोध्या में, लेकिन इनका टेंपल आप देखिए तमिलनाडु में। आप श्रीलंका चले जाइए, बहुत बड़ी है ना इनका टेंपल देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके आप इंडोनेशिया चले जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू टेंपल। तो हम लोग कल्चरली क्या थे मेरे भाई, एक थे। मेरी बात समझ में आ गई। तो यही से एक शब्द आता है कि नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पॉलिटिकल, दूसरा जियोग्राफिकल, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। और हम लोग कैसे जुड़े हैं, आपसे पूछा जाएगा कि नेशन स्टेट में हम लोग कनेक्ट कैसे हुए, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, भाषा के आधार पर, दूसरा कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है मेरे भाई, कि हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए। जैसे आप अभी मैंने भगवान राम का एग्जांपल दिया, ठीक। आप सीता जी का ससुराल, ठीक है, सॉरी मैका, ठीक है, वो कहां पे है, नेपाल में है। तो इससे मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, सब लोग कल्चरली क्या है, एक है। एग्जांपल मैंने अभी इंडोनेशिया का दिया। इंडोनेशिया में आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे सबसे बड़ा हिंदू टेंपल मौजूद है। वहां पे जो करेंसी चलती है, गणेश भगवान की उस पर फोटो बनी हुई है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हम कल्चरली क्या है मेरे भाई, एक हैं। और हिस्ट्री तो अभी मैंने बता दिया कि आज भले वो मुस्लिम कंट्री बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास के अगर पन्ने खंगाले जाए तो कहीं ना कहीं इसके एविडेंस मिलते हैं। तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। अब हम आते हैं प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, जनमत संग्रह। जन मतलब लोग और संग्रह मतलब इकट्ठा होना। जब लोगों से यस या नो में आंसर पूछा जाए ना मेरे भाई, तो वो चीज क्या आती है, प्लेबिसाइड। अ डायरेक्ट वोट बाय विच द पीपल ऑफ रीजन डिसाइड टू एक्सेप्ट, या तो उस चीज को वो एक्सेप्ट कर ले या तो उस चीज को रिजेक्ट कर ले, ठीक है, रिजेक्ट कर दे। दैट कंडीशन इज नोन एज प्लेबिसाइड, ठीक है। आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, बस 5 से 7 है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जिसमें जो कंट्रोल होता है सिंगल व्यक्ति का होता है, मोनार्की, ठीक है। आपको अपने आप से सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, अपनी बुक में देखिए, ठीक है। जब आपने इससे पहले चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 9 में नेपोलिज्म का, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन का, तो आपने सुना होगा एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज नो रिस्ट्रेन ऑन पावर एक्सरसाइज, मिलिटराइज, ठीक है, सेंट्रलाइज, रिप्रेसिव। 3 शब्द आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ। तो एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सिस्टम ऑफ रूल विदाउट रिस्ट्रेन ऑन पावर, यानी कि पावर पे, जैसे छोटा एग्जांपल लेके, कोई व्यक्ति गलत किया, इसको उठाओ फांसी में लगा दो, ठीक है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, इसको उठाओ कारागार में डाल दो। तो यहां पे क्या हो रहा, पावर पे वजूद एक व्यक्ति का है। और क्यों वजूद है, क्योंकि उसके पीछे सेना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे रास्ते में जा रहा है, इसको उठा के जेल में डाल दोगे, फर्जी बातें कर रहा। तो यहां पे क्या हो रहा है मेरे भाई,
एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हो रहा है, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हो रहा है एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल है विदाउट रिस्ट्रेन ऑन पावर, ऑफ्टन डिस्पोटिक एंड अथॉरिटेरियन। ठीक है, आप देखिए एनसीईआरटी के बेस पे बात करिएगा तो उस पे थोड़ा सा अभी मैंने बताया, नो रिस्ट्रेन ऑफ पावर एक्सरसाइज, सेंट्रलाइज, मिलिटराइज, रिप्रेसिव, तीन चीजें ध्यान रखना, सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म का मतलब यहाँ रोमांस से नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब क्या है, लोगों के अंदर, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मजे लेता हूं, मजे लेता हूं, मजे देता नहीं मेरी बात समझ रहे हो, यानी रोमांटिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रोमांटिज्म का मतलब होता है मैं आपको प्यार से, मोहब्बत से, तरीके से समझाता हूं कि कोई चीज कैसे की जाती। वैसे जब लोगों को हम कथा, सॉन्ग या किसी दूसरे माध्यम से नेशनलिज्म की फीलिंग के बारे में समझाते हैं तो वहां पे एक शब्द आता है रोमांटिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट दैट डिपेंड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट एंड प्रमोट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज। एक ऐसी भावना लोगों के अंदर जन्म लेने की वाली आ जाती है जहां पे लोग पूरी तरीके से एक्साइट हो जाते हैं कि हमें चीजों को करना कैसे मेरे भाई, मेरी बात समझ, तो वहां पे आ जाता है रोमांटिज्म। ठीक, अब आते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो लोग क्या होते हैं, उत्सुक हो जाते हैं। और एक मोनार्की, अब आपको पता होगा क्लास 9th में आपने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर पढ़ा था उसमें जो नेपोलियन था, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा इतिहास था। उससे पहले अगर आपको केस याद आ रहा हो मन में, ठीक है, लुई 16 नाम का राजा हुआ करता था, उनकी सरकार को गिरा दिया गया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज आना। ठीक है, अ पिवटल इवेंट इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न नेशन स्टेट। दिस टर्म रिफ्लेक्ट द हिस्टोरिकल आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। मेरे भाई जब भी आइडियोलॉजी, विचारधारा में परिवर्तन आए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल में हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके लिए मैं आज आपके सामने जुड़ा हूं। तो फाइनली आपको मैंने कुछ बेसिक टर्म समझा दिए जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, डायरेक्टली 1 या 2 नंबर में आ सकता है मेरे भाई, इसलिए मुझे बताना पड़ा। ये जो मैं 10 क्वेश्चन बताऊंगा ना, पूरा चैप्टर खल्लास कर दूंगा भाई। उसके बाद अगर आप लोगों को, वैसे तो मैंने ऑफलाइन में बहुत अच्छा लेक्चर दिया है, अगर ऑनलाइन बच्चों को अगर चाहिए बहुत डिटेल में तो आप कमेंट बताना भाई, इतना तगड़ा बताऊंगा ना, मजा आ जाएगा भाई। और देखते हैं व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब मैंने बताया भाई, मन इमोशन जागे रे, मन में इमोशन जाग रहा है। ये इमोशन जागता है कैसे मेरे भाई, जब रिश्ते जुड़ते हैं। तो आप देखिए एक भाई ये बदतमीजी कर दो दौड़ा के मारे भाई, ठीक, क्योंकि फीलिंग आ रही है। तो नेशन का मतलब क्या है, वंदे मातरम, मेरी बात समझ रहे हो, यानी कि जोश आ रहा है। ठीक है, तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इज अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल हु शेयर अ कॉमन आइडेंटिटी। जब भी आप देखिए दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, वी आर इंडियंस, हम लोग नारे लगाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो, तो यहां पे क्या कर रहा है, हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, उनको पता है। आप पंजाबी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म के हो मेरे भाई, खाली ये पता चल जाए आप भारतीय हो, बस मन में इमोशन जागे रे। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, हिस्ट्री के बारे में बात हो रही, कल्चर, लैंग्वेज और टेरिटरी। ठीक है, इट क्रिएट ए सेंस ऑफ यूनिटी, लोगों को एक बंधन में बांधने की। अब देखिए दुनिया में अगर मैं इंडोनेशिया के बारे में बात करूं, भारत में देखिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन एग्जांपल के रूप में देखिए यूनिटी के बारे में बात की जाए, बंधन के बारे में बात किया जाए तो देश के लिए लोग मर मिटते हैं। ठीक है, तो लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन, यानी अपने देश के प्रति जो लोग ईमानदारी, एक फीलिंग लेके आते हैं, सच्ची देशभक्ति लेके आते हैं, वहीं पे एक टर्म आता है नेशनलिज्म। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मेरे भाई, कॉजेस ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखिए जब भी किसी के अंदर दिक्कत आती है, कहते हैं मेरे भाई मन में इमोशन जागे, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो मन में हुआ होगा जिसके वजह से इमोशन जागा होगा, तो कोई तो कारण होगा जिसके वजह से नेशनलिज्म आया होगा। तो यहां पे क्या कह रहे, क्या कारण था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कारण था जो कि 1789 में फ्रांस में आया था मेरे भाई। इंट्रोड्यूस आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 मेन कॉन्सेप्ट आए थे मेरे भाई। मेरी बात है, लिबर्टी, लिबरल से बना है लिबर्टी, यानी कि आजादी, इक्वलिटी यानी समानता, ठीक, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, बंधुत्व। मेरी बात समझ में आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि भारत में भी अगर आप एग्जांपल के रूप में लोगे, भारत में अंग्रेजों का शासन था, लोग त्रस्त थे, भाव विभोर थे, परेशान थे, तो इनसे आजादी पाने के लिए नेपोलियन, आप देखिए फ्रांस का अगर केस आप देखोगे तो वहां पे नेपोलियन ने पहले, तो अगर आप देखोगे लुई 16 का कंट्रोल था, फिर नेपोलियन ने पहले लोगों का भरोसा जीता, फिर एक तरीके से डिक्टेटरशिप लेके आई। मेरी बात समझ में आ गई। देखो मेरे भाई डिटेल में मैं बाद बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपके बोर्ड की प्रिपरेशन के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया बाय नेपोलियन। उसके बाद कॉमन लैंग्वेज कर दी गई, कल्चर एंड ट्रेडिशन, इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक हार्डशिप, मतलब लोगों के पास पैसे की कमी आ रही थी, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन
ऑपरेशन बाय द ऑटोक्रेटिक रूलर्स। ऑटोक्रेटिक मतलब जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं उनका ही सिर्फ दबंगे। आप देखिए मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है, 100 रुपए वाले, हाँ ठीक है, कोई 5000 दे दे, अरे भैया यही दादा लाइन लगाइए, तुम पीछे रहो। तो यहां पे क्या होता है, जो पैसे वाले होते हैं उनका महत्व बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन में मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कॉजेज या कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे भाई? अब इसी में अगला जो एग्जांपल है, ठीक है, क्वेश्चन है, तो कॉजेज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म में अगर हम मेन अगला जो पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी बता दिया, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, मिस्टेक से आ गया, कोई बात नहीं। अब आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब क्या है मेरे भाई? फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैंने मतलब आपको समझाया था कि लुईस 16 ने अपने आपको बहुत ज्यादा पावरफुल और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना, इसकी स्टोरी बहुत अलग है, ठीक है। तो उसके इंपैक्ट को ऐसे कि इसमें पूछा नहीं जाएगा, बट आ सकता है कि इसका इंपैक्ट क्या हुआ था। तो वैसे इंडेड द एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की अभी मैंने बताया क्या होता है, ठीक है। एक तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, नो रिस्ट्रेन ऑन पावर एक्सरसाइज, नो रिस्ट्रेन ऑन पावर एक्सरसाइज, सेंट्रलाइज, मिलिटराइज और रिप्रेसिव, 3 चीजें ध्यान रखना है। तो इसको क्या किया, इंड कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया, ठीक। दूसरा, इंट्रोड्यूस इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब कानून सभी के लिए क्या हो गए, समान हो गए। अगर कोई क्राइम करता है तो उसको इक्वल पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस द यूरोप। अब ये घटना तो बेसिकली फ्रांस से शुरू हुई, लेकिन किसी ने तो बीज डाला जिससे वो पूरे यूरोप में क्या हो गई, बहुत तेजी से स्प्रेड हो गई, ठीक। इंस्पायर्ड पीपल ऑफ फाइट अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म एंड टेररिज्म। देख मेरे भाई, फ्यूडलिज्म, फ्यूडल शब्द से निकला हुआ है, एक जमीन का टुकड़ा। आप देखिए इतनी सी जमीन के लिए आज लड़ाई हो जाती है, लेकिन आज भारत में आप रह रहे हो तो टेरिटरी भारत के नागरिकों के पास है, कोई विदेशी व्यक्ति आके भारत की जमीन को खरीद नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहां पे अगर हम बात करें, इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट द फ्यूडलिज्म एंड द टेररिज्म, ठीक है। तो ये तो मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूं फॉर योर एग्जाम पर्पस, वैसे ये टॉपिक है बहुत डिटेल में मेरे भाई, ठीक है, इसलिए शॉर्टकट में ही हम समझेंगे। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड सीक्रेट सोसाइटी। देखिए रेवोल्यूशनरी का मतलब, जैसे रेवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज और रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है चेंज ला कौन रहा है। मेरी बात समझ में आ गई ना? जैसे एक बच्चा जन्म लिया, लेकिन बच्चे को जन्म दिया कौन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक यू नो वेरी वेल, ठीक है। वैसे सेम कंडीशन पे अगर मैं बात करता हूं, रेवोल्यूशन का मतलब चेंज, यानी रेवोल्यूशनरी मतलब जो चेंज ला रहा है। तो रेवोल्यूशनरी लाइक द जोसेफ मेज़नी, आपको याद होगा बेसिकली अगर मैं यूनिफिकेशन के बारे में बात करूं तो एक इटालियन यूनिफिकेशन है, दूसरा जर्मनी का यूनिफिकेशन, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कमेंट में बोलना, मैं इसका स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पे अगर बात करते हैं, जोसेफ मेज़नी फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी। मेरी बात है, इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी बताया, ठीक है। आपको याद होगा 2 सीक्रेट सोसाइटी थी, यंग इटली, यंग यूरोप। कमेंट बताओ मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। देखता हूं तुम लोग ने कितने अच्छे से मेरे लेक्चर को सुना, ठीक है। दे स्प्रेड आइडिया ऑफ फ्रीडम, यूनिटी एंड द नेशन स्टेट। इन्होंने क्या किया, जो रेवोल्यूशनरी थे वो अपने आइडिया को चारों तरफ क्या कर रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, लोगों को अपनी फीलिंग, अवेयरनेस के बारे में बता रहे थे, ठीक है। वर्क सीक्रेटली टू ओवरथ्रो द मोनार्कीज, ठीक है, यानी राजशाही जो राजतंत्र चल रहा था, यानी जहां पे राजा का वजूद था, इसको खत्म किया जा रहा था और लोकतंत्र की बात की जा रही थी। इंस्पायर्ड अपराइजिंग इन इटली। अब देखिए यहां पे इंस्पायर्ड का मतलब क्या हुआ, जर्मनी, अदर पार्ट ऑफ द यूरोप। आपको याद होगा कांग्रेस ऑफ वियना साइन हुई थी 1815 में, अगर याद होगा आपको, ठीक है। तो वहां पे अगर आपको याद होगा तो जो नेपोलियन था ना, उसने अपनी टेरिटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया था। तो जो कांग्रेस ऑफ वियना थी, आपको याद होगा उससे पहले एक वाटरलू की लड़ाई हुई थी जिसमें नेपोलियन हार गया था, और उसमें क्या किया, इटली को आजाद करने की जगह इटली की टेरिटरी पे फिर से कब्जा हो गया। तो इसलिए अंदर से गुस्सा आ गया, फीलिंग बहुत बुरी हो रही थी। मेरी बात समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में यहां पे क्या हुआ, रेवोल्यूशनरीज यहां पे पैदा हो गया और उन्होंने एक नई तरीके से इसको आजादी की राह दिखाई। मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद आते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी जैसे मैंने बताया, इटली वाज डिवाइडेड इनटू द मेन स्टेट। कमेंट बताओ मैं सही बोल रहा हूं या गलत, वैसे तो 7 स्टेट है, ठीक है। कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। जोसेफ मेज़नी इसके मेन लीडर माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने आइडियोलॉजिकल लीडरशिप किया। आइडियोलॉजी मतलब होता है विचारधारा, उन्होंने लोगों के माइंड में चेंजेस लेके आए, ठीक है। काउंट कैवूर जो थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने डिप्लोमेटिक लीडरशिप, डिप्लोमेटिक का मतलब होता है दुनिया के दूसरे देशों के साथ ये क्या कर रहे थे, एक रिलेशन बिल्ड कर रहे थे ताकि हमको आजादी मिल सके। जब तक बाहरी सपोर्ट नहीं मिलता तब तक, जैसे आप छोड़ो एग्जाम्पल, आप पढ़ तो सकते हो लेकिन आप गलती से आलोक सर से पढ़ रहे हो ताकि आपके 80 में 80 नंबर आ जाए। मेरी बात समझ है? तो यहां
यहाँ पे क्या हो रहा था, काउंट कैवूर ने क्या किया, दुनिया के अलग अलग देशों के साथ रिलेशन बिल्ड किए। वहां पे आता है डिप्लोमेटिक लीडर। इसके बाद गैरीबाल्डी आते हैं जिन्होंने मिलिट्री लीडर, यानी कि उन्होंने क्या किया, मिलिट्री तैयार की। जब मिलिट्री तैयार की और जहां ये तीनों लोग मिले तो आप जानते हो आजादी तो मिलना तय थी। मेरी बात समझे, यानी कि यहां पे क्या हुआ, यूनिफिकेशन का मतलब ही होता है मेरे भाई एक बंधन में बंधना, यूनाइट होना। मेरी बात समझ, जैसे आपने यूनाइटेड किंगडम सुना, ठीक है, तो यूएसए सुना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वैसे यूनाइट से ही यूनिफिकेशन निकाला, मतलब एक होना। जो अलग अलग टेरिटरी में बटे हुए थे उनको एक सिंगल टर्म में लेके आना, ठीक है। तो ये इसका जो यूनिफिकेशन है वो 1861 में हुआ था। उसके बाद जब ये आजाद हुआ, रोम बिकम द कैपिटल इन 1870। और आपको मुझे कमेंट बताना मेरे भाई कि जब ये आजाद हुआ तो आजाद जो इटली थे उसके जो नए किंग बनाए गए थे उनका नाम क्या था? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, तो हिंट नहीं दूंगा, ये तुम मुझे कमेंट बताओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एमसीक्यू में आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं बोल दिया वही आएगा, डंके की चोट पे अभी लिख के रख लो मेरे भाई, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर बार की तरीके पेपर फंसाता हूं, तो इस बार भी फंसेगा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जैसे उसमें मैंने अभी 3 लीडरों के नाम लिए ना, इसमें अगर हम बात करते हैं, ऑटोमन बिस्मार्क बहुत फेमस व्यक्ति है, ठीक है। ये ब्लड एंड आयरन का कॉन्सेप्ट लेके आते थे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आते थे। वॉर विथ डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस, इसके साथ इनका युद्ध हुआ था। जर्मनी यूनिफाइड इन 1871 और केसर विलियम फर्स्ट बिकम द एम्परर। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर आंसर। हाँ, अगर आप कहोगे डिटेल में पढ़ाने को तो मैं ये क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ा दूंगा, कम से कम आधे घंटे की वीडियो बनेगी, ठीक है। तो जिनको डिटेल में जानना तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दैट्स इज सफिशिएंट फॉर, और आंसर ऐसे लिखना मेरे भाई पॉइंट में, ताकि टीचर जो है आपको देख के आपके आंसर को फुल आउट ऑफ फुल दे। ये नहीं पूरा पैराग्राफ भर दिए तो बस टीचर उसी में कंफ्यूज हो गया क्या लिखा है बच्चे ने, ठीक है। तो वो चीज नहीं, हाईलाइट करिए, बढ़िया पॉइंट लिखिए, मस्त नंबर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल का मतलब होता है बाधा आना मेरे भाई, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल टू यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक होना, मैंने पहले ही बताया था। तो स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज, यहां पे देखिए, जब राजा एक जगह जब है ना कहीं पे अटैक करिए तो दूसरे जो अगल बगल जो देश होते हैं वहां के जो राजा है उनको लगता है अगर यहाँ की जनता जो है वो अगर कहीं ना कहीं विद्रोह कर दी तो कल के हमारे देश की जो जनता है ना वो भी विद्रोह ना कर दे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ के राजा इसको सपोर्ट करना शुरू कर देते। तो जब कई सारे राजा मिल जाते हैं ना तो वहां पे स्ट्रॉन्ग मोनार्की बन जाती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग मोनार्की एंड एरिस्टोक्रेसी, और इनको सपोर्ट कौन करते हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा थी उस पर लोग जोर ज्यादा देते थे। रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, रीजनल मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लोग भाषा बोलते थे, उनके डिफरेंसेस देखने को मिलते थे, तो ये दिक्कत आती है। इसके अलावा फियर ऑफ रेवोल्यूशन अमंग द रूलर्स, जो राजा थे उनको भी कहीं ना कहीं डर होता था कि जनता आक्रोशित ना हो जाए, कहीं बगावत ना कर दे, तो इसे बहुत सारे केस देखने को मिलते थे, ठीक है। फॉरेन डोमिनेशन देखने को मिलता था, सबसे ज्यादा ऑस्ट्रिया इन इटली और जर्मनी में, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादा डिटेल में अगर जानना हो तो मेरे को कमेंट बता देना। वैसे तो मैं अभी सिर्फ आपके पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला जो है रोमांटिज्म। भाई रोमांस के बारे में बात नहीं हो रही, रोमांटिज्म का मतलब है यहां पे मन में इमोशन जगा कैसे रहे हो। जैसे आप आलोक सर से पढ़ना चाह रहे हो, आप जानते हो मैं ऑफलाइन में बहुत तगड़ा मजा लेता हूं, ठीक है। और उसका कारण क्या है, मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं फन टाइप में और आप मेरे से बात करते करते पूरा चैप्टर खल्लास कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, रोमांटिज्म वाज ए कल्चरल मूवमेंट। यहां पे कैसा मूवमेंट चल रहा है मेरे भाई, कल्चरल, लोगों को कल्चरली एक कर रहा है। जैसे छोटा एग्जांपल है, पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो लोग बंधन, चाहे हिंदू हो मुसलमान से, सब उड़ा रहे हैं, होली कलर खेल रहे हैं। आप देखिए कोई भी हो, सब लोग कलर खेलते हैं। तो कलर में कोई धर्म नहीं है, कोई जात नहीं है। सेम कल्टिज्म में कंडीशन क्या हो रहा है, रोमांटिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई, यहां पे हम चीजों को एक सॉन्ग के थ्रू, लोक कथाओं के थ्रू हम लोगों को एक दूसरे से जोड़ रहे थे। देखो लिखा है, एम्फेसाइज इमोशन, इमेजिनेशन एंड फोक रोल। अब मेरी बात समझ, वंदे मातरम, तो यहां पे क्या हो रहा है, लोगों को प्रमोटेड नेशनल स्पिरिट थ्रू द सॉन्ग्स, पोएम एंड स्टोरीज। मेरी बात समझे, हेल्प प्रिजर्व नेशनल कल्चर
एंड आइडेंटिटी, यहाँ पे नेशनल कल्चर और आइडेंटिटीज को प्रमोट किया जा रहा है। मेरी बात समझ में, ताकि लोग एक बंधन में क्या हो सके मेरे भाई, बन सके। तो यहाँ पे एक शब्द आया है रोमेटिज्म, इसका मतलब ही होता है लोग कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा आता है मेकिंग ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब होता है जैसे आप कैसे पहचाने जाते हो। आप स्कूल जाते हो, आपकी एक यूनिफॉर्म है, तो आपकी यूनिफॉर्म देख के बता देते भैया ये एलपीएस का है, ये एसजीएस का है, ये केंद्रीय विद्यालय का है। तो आपकी यूनिफॉर्म आपकी पहचान है। उसके अलावा आपको बैच मिलता है, आप क्लास मॉनिटर हो, स्कूल कैप्टन हो तो बैच मिलता है, तो आपकी वो आइडेंटिटी है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडेंटिटी है। लेकिन आप किसी देश के लिए खेल रहे हो, तो आप देखिए इंडियन क्रिकेट होता है तो इंडियन क्रिकेट की जर्सी मिलती है। आप देखिए भारत का झंडा लहराया जाता है, ठीक है, सुजलाम सुफलाम मातरम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेकिंग द नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल सिंबल बनाए गए, जैसे फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, कॉमन लैंग्वेजेस हो गई, फोक ट्रेडिशंस एंड हिस्ट्री हो गए, एजुकेशन एंड प्रिंट कल्चर्स हो गए। मेरी बात समझ, तो लोगों को किस तरीके एक बंधन में बांधा जाए उसके बारे में बात की गई है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्लाइन ऑफ नेशनलिज्म, ये गिरा कैसे। तो इसका कारण क्या था, नेशनलिज्म लेटर डिक्लाइन बिकॉज राइज ऑफ इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप देखिए कहीं ना कहीं यूनाइट होने की कमी आनी देखने को मिलती है, ठीक है। जो लोग अमीर होते हैं उनको बॉटम लेवल पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो क्या होते हैं, यूनाइट की फीलिंग को कमजोर कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है। अगर कोई बहुत गद्दावर नेता है, अब जैसे गांधी जी का आप देखिए बहुत प्यार से नम्रता के साथ आजादी अहिंसा की बात करते थे, नॉन वायलेंस के। लेकिन आप देखिए अब उसी में बहुत सारे लीडर आए जो आक्रोशित हो गए, ठीक, और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान भी चली गई। लेकिन आज उनको हम याद करते हैं, जैसे हमारे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितने अच्छे लीडर थे। लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस की दिक्कत हो रही थी। मेरी बात समझ में आ गई। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेशन, ठीक है, कई देश आपस में भी लड़ जाते थे, ठीक है, लेड टू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं, बस इतना जानिए वर्ल्ड वॉर 1 एक रीजन था जिसके वजह से नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डिक्लाइन हुआ। तो आई होप सो टॉपिक जो है आपको क्लियर हो रहा होगा। मुझे इतनी उम्मीद तो है कि मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं दोस्तों एक बात बता दूं, मेरे ऑफलाइन लेक्चर बहुत तगड़े चल रहे हैं, आपका लगातार प्यार और स्नेह मिलता जा रहा है। मैं हर चैप्टर से आपको 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा। रियलिटी मानिए, ट्रस्ट रखिए, मैं आपको पेपर में 80 में 80 दिलाऊंगा। धन्यवाद।